हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आज मैं आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स का जो हमारा एक चैप्टर बचा हुआ है यानी मोमेंट एंड कपल वो पढ़ाऊंगा बच्चों। तो बेसिकली सिलेबस में आपके मोमेंट होगा, तो क्योंकि उस मोमेंट के चैप्टर में कपल भी है तो मैं बेसिकली अप्लाइड मैकेनिक्स का मोमेंट दूसरा यूनिट मोमेंट एंड कपल पढ़ाऊंगा, है ना। तो मोमेंट एंड कपल मतलब आगुड़ और बलयुग्म। मोमेंट की हिंदी होती है बच्चों आगुड़ और कपल की हिंदी होती है बलयुग्म। तो सबसे पहले बच्चों मूवमेंट क्या होता है, तो मैं मूवमेंट को पहले आपको समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए जब किसी पार्टिकल्स पर कोई बल कार्य कर रहा है या कार्य करता है तो एक ही प्रकार की गति यानी कि जो मोशन ऑफ ट्रांसलेशन उत्पन्न होते हैं यानी स्थानांतरण गति उत्पन्न होती है। इस गति में जो बल है उस बल को कण के द्रव्यमान तथा बल द्वारा उत्पन्न त्वरण त्वरण के गुणनफल द्वारा मापा जाता है, मतलब जो न्यूटन्स का लॉ है फिजिकल टू एम ए। लेकिन जब किसी रिजिड बॉडी पर बल कार्य करते हैं तो उसके प्रभाव में जो ट्रांसलेशन मोशन यानी स्थानांतरण जो गति हो रही है या घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन हो रहा है, या दोनों प्रकार की ये गतियाँ मतलब ट्रांसलेशन भी और रोटेशनल भी एक साथ उत्पन्न हो सकती हैं। इस स्थिति में बल के घुमाने के प्रभाव यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या जिसको हम मोमेंट भी कह रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अर्थात आघूर्ण की संकल्पना जरूरी होती है। तो पिंड पर बल के निम्न प्रभाव हैं, जैसे पिंड पर बल के कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जान ही रहे हैं बल क्या करता है। यदि पिंड स्थिर नहीं है तो बल लगाने से पिंड स्थानांतरण गति करेगा। यदि पिंड एक बिंदु पर स्थित है तो बल लगाने पर पिंड स्थिर बिंदु के परितः घूमने या घूमने की प्रवृत्ति रखेगा। मतलब फोर्स इज कैपेबल to move a body if it is in rest and the force is capable to keep the body in rest if it is moving, है ना। फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि पिंड को 3 बिंदुओं पर स्थिर कर दिया जाए तो बल लगाने पर पिंड किसी भी प्रकार की गति नहीं करेगा। मान लीजिए कोई 3 पॉइंट्स हम ले लें, जस्ट मोमेंट एग्जांपल ले देते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने अगर 3 पॉइंट्स पे फिक्स कर दिया तो 3 पॉइंट्स पे अगर आप फिक्स कर दिए हैं तो ये जो बॉडी है यानी पिंड है वो और कोई भी बल आप लगाएंगे तो ये कोई भी मोशन नहीं करेगा, है ना, नो मोशन, क्योंकि हमने क्या किया है तीनों पॉइंट्स को फिक्स कर दिया है ना। अच्छा चलिए, तो आप कोई भी अगर फोर्स लगाते हैं तो ये मोशन नहीं करेगा। चलिए, तो क्लियर है कि बल किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु या अक्ष के परितः घुमाने का प्रभाव रखता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप देख सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख रहे हैं बच्चों। एक बॉडी है जो हमने ब्लैक कलर से बनाई है, पिंड है। इस पिंड को पॉइंट ए पर हमने एफ बल लग दिया है या एफ बल लगा रहा है बिंदु ए से। ये इसका पिवोटेड पॉइंट है ओ, ठीक है। तो ये एक अक्ष के परितः मतलब एक्स अक्ष के परितः घूमने की कोशिश करेगा। जब आप बल लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस एक्सिस के परितः जहाँ पिवोटेड है यानी ओ के परितः इस बल के द्वारा घूमने की कोशिश करेगा। मतलब किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में घूमने की प्रवृत्ति करेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बच्चों वामावर्त होता है। वामावर्त घूमने की प्रवृत्ति रखेगा, घूमने की कोशिश करेगा। तो जो बल है ये ए पॉइंट पे लग रहा है, इधर लग रहा है इस दिशा में। तो बल की अगर ये लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन क्या होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल की क्रिया रेखा कहलाती है बच्चों। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बल की क्रिया रेखा कहलाती है ना। तो अब बल की क्रिया रेखा से जिस बिंदु पर पिवोटेड किया गया है लंब डालिए। तो बल की क्रिया रेखा ए है, यहाँ से हम लंब डाले हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं ना। परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया डी। डी क्या है, बल की क्रिया रेखा और पिवोटेड बिंदु के बीच की दूरी है, लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवोटेड पॉइंट ओ, है ना। तो मोमेंट क्या है, तो मोमेंट वही कह रहा है बच्चों। तो जब
बल किसी पिंड को किसी स्थिर बिंदु, जब बल F किसी पिंड को स्थिर बिंदु फिक्स पॉइंट O या किसी फिक्स्ड अक्ष यानी एक्स एक्स के परितः एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश कर रहा है, के परितः घुमाने का प्रभाव रखता है, तो बल के घुमाने की इस प्रवृत्ति को बिंदु या अक्ष के परितः बल का आघूर्ण कहते हैं। When the force is acting on a body and the force is capable to move in clockwise or anti-clockwise of a body about a fixed point or axis, then the effect of this force to rotate the object about a point or axis is called as moment। क्लियर है बच्चों? आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा, है ना? तो जो मैंने लिखा है वही मैं आपको समझा दूं। तो अब मोमेंट होगा क्या बच्चों, तो उसको जानिएगा, अभी बता दूंगा, पहले आप परिभाषा देख लें जो मैं बोला हूँ। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्सिस। आघूर्ण क्या होता है? बल को मेजर करता है। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, है ना, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, एक बल का आघूर्ण, इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट, एक वस्तु को घुमाने के लिए किसी विशेष बिंदु या अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है या घुमाने की प्रवृत्ति का कारण होता है उस वस्तु को, वही बल क्या कहलाता है? वही बल का जो आघूर्ण होता है उसी को हम आघूर्ण कहते हैं ना। तो जो मोमेंट होता है, मोमेंट क्या होता है बच्चों? ये वही लिखा गया है, द मोमेंट इज इक्वल टू द अप्लाइड बाय फोर्स अप्लाइड बाय द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पिवट। तो मोमेंट किसके द्वारा हो रहा है बच्चों? तो मोमेंट इस फोर्स के द्वारा हो रहा है। तो फोर्स, ये जो फोर्स है हमारा, तो मोमेंट होगा क्या? तो मोमेंट कह रहा है द मोमेंट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो या दूसरे शब्दों में कहूँ, द मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पिवट। ठीक है, तो मान लिया हमने F बल है जो हम लगा रहा है, ए पॉइंट पे लग रहा है, D इस बल की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्रिया रेखा से लंबवत दूरी पिवोटेड बिंदु से फिक्स पॉइंट से फिक्स एक्सिस से है D। ठीक है, तो F फोर्स है हमारा, ऑब्वियसली F हमारा फोर्स है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो यू। या फोर्स है हमारा न्यूटन में। ठीक है बच्चों, चलिए D क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं D क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है किसकी? बल की क्रिया रेखा और पिवोटेड पॉइंट के बीच की दूरी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम O। ठीक है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स जो हम बल लगा रहे हैं और डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन टू द पिवोटेड पॉइंट और फिक्स पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस और रोटेशनल एक्सिस, है ना। तो बच्चों मोमेंट को जो मोमेंट को जिसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश में ही होगी, लेकिन मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा इन सब को आपको हिंदी में दोहरा के बोलूँगा, कन्वर्ट करके बोलूँगा, तो आप परेशान ना हो, है ना। आप इंग्लिश वाले बच्चे हो या हिंदी वाले, डोंट वरी, मेरे दोनों भाषाओं में नोट्स होते हैं। चलिए, तो क्या होगा बच्चों? जो मोमेंट होगा, जो आघूर्ण होगा, आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे लंबवत दूरी, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो मोमेंट को m से दिखाते हैं और फोर्स को F से, जो हमारा फोर्स अप्लाइड हो रहा है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है। तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट SI में क्या होगी बच्चों? न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर या फिर जूल, है ना। तो मोमेंट इज तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, है ना, सॉरी, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द डिस्टेंस इज मीटर, सो द यूनिट ऑफ द मोमेंट इज न्यूटन इंटू मीटर। CGS में बच्चों इसको ग्राम सेंटीमीटर, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सेंटीमीटर ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा, फोर्स का ग्राम, डिस्टेंस का सेंटीमीटर। MKS में बच्चों मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो फोर्स का किलोग्राम, डिस्टेंस का मीटर। SI में बच्चों फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। एक नोट का पॉइंट समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो अबाउट एन एक्सिस और पॉइंट इफ, किसी बल का आघूर्ण जीरो होगा किसी अक्ष या बिंदु के परितः, है ना। तो किसी बल का आघूर्ण यानी मोमेंट, सिंपल मोमेंट ऑफ फोर्स यानी मोमेंट यानी आघूर्ण, बल का आघूर्ण या आघूर्ण दोनों एक ही चीज़ें हैं, शॉर्ट में हम आघूर्ण कह देते हैं, बल का ही आघूर्ण होता है। चलिए,
तो वही कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो अबाउट एन एक्सिस और पॉइंट इफ बल का आघूर्ण जीरो होगा किसी अक्षीय बिंदु के परितः यदि कब, तो दो कंडीशंस हैं। किसी बल का आघूर्ण कब जीरो होता है किसी अक्षीय बिंदु के परितः, तो दो कंडीशन समझते हो। चलिए दोनों समझ लेते हैं ना। चलिए देखिए, तो पहला है कि द फोर्स इज जीरो। अगर मान लीजिए इनमें आप देख लें मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो कब जीरो हो सकता है मोमेंट? एक ये कि फोर्स जीरो हो, मतलब जो अप्लाइड फोर्स हो वो जीरो है। दूसरा द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट और एक्सिस। अब कंडीशन देखिए, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जो बल की क्रिया रेखा है, वो उसी बिंदु से होके जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बल की क्रिया रेखा इस बिंदु से यहाँ पे होके गई है, मतलब दूरी है इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी डी है। लेकिन अगर ये फोर्स मान लीजिए, सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मान लीजिए फोर्स यहीं से होके जाए, ठीक है, इसी पॉइंट से होके जाए जिस पॉइंट से रोटेट करा रहा है, तो मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं एफ न्यू, ठीक। तो जो एफ न्यू है वो उसी पॉइंट से होके जा रहा है, तो उस पॉइंट से या मान लीजिए यहाँ से अप्लाई जा रहा है, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन वही होगी। तो लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट पर है, तो सेम पॉइंट से होके जा रहा है, तो लंबवत दूरी डी है ही नहीं, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स पॉइंट पिवोटेड पॉइंट्स रोटेशनल एक्सिस से जीरो है ना। तो जीरो है तो फोर्स कितना भी हो मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ये इसको घुमा नहीं पाएगा, है ना। तो फोर्स या तो जीरो हो या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है सेम पॉइंट से जाए, है ना, पिवोटेड पॉइंट से जाए या सेम एक्सिस से जाए, सेम पॉइंट से जाए। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोर के हैंडल, मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। दरवाजे का हैंडल होता क्या है, दरवाजे के हैंडल जो है कब्जे से दूर लगाए जाते हैं, हिंज से दूर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दरवाजे को खोलने के लिए 10 न्यूटन मीटर, एक एग्जांपल देता हूँ, एम का मान मान लीजिए दरवाजे को खोलने के लिए मान लेते हैं हम कि 10 न्यूटन मीटर की ज़रूरत पड़ रही है मोमेंट की, आघूर्ण की। अब 10 न्यूटन मीटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ठीक है ना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और 2 मीटर दूरी पर मैंने कब्जा लगाया है ना, बड़ा दरवाजा है, तो मोमेंट कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, 5 इंटू 2 यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। अच्छा, अब एक चीज़ समझने वाली बात है, मोमेंट तो उतना ही चाहिए डोर को ओपन क्लोज करने के लिए, लेकिन सॉरी एक्चुअली मैंने रिकॉर्डेड ऑन फ्लाइट मोड में नहीं डाला था, फ्लाइट मोड में डाल लेने दीजिए, सॉरी आई एम सॉरी। चलिए, तो मोमेंट मान लीजिए 10 न्यूटन मीटर है, तो 10 न्यूटन मीटर का क्या करेंगे, तो 10 न्यूटन मीटर है, तो अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं और फोर्स उतना ही लगाते हैं, मतलब कब्जे और दूर लगा दें, मान लीजिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लीजिए हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मोमेंट हमें 10 ही चाहिए, है ना, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर मोमेंट का जो डिस्टेंस है उसको हम दूर कर दें, तो मान लीजिए हमने 3 मीटर कर दिया, तो मोमेंट कितना हो गया 15 न्यूटन मीटर, है ना। तो जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू घट जाएगी। अब न्यू जो मोमेंट है वो 15 है, मतलब हमें 10 चाहिए, 15 मिल रहा है, तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो मोमेंट बढ़ जाएगा, है ना, फोर्स अगर कांस्टेंट है। दूसरे शब्द में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मोमेंट बढ़ाना है तो फोर्स बढ़ाइए। तो फोर्स हम क्यों बढ़ाएं दरवाजे के हैंडल पे, हमें ज़्यादा क्यों लगे फोर्स खोलने के लिए, बेटर यही है कि ये जो डिस्टेंस है इसी को आप वेरिएबल करिए ताकि मोमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 10 चाहिए तो यहाँ पे आप 3.33 न्यूटन का ही फोर्स लगा करके 10 न्यूटन का मोमेंट, 10 न्यूटन मीटर का मोमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए दरवाजे के हैंडल दूर लगाए जाते हैं ना बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं आप डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, अगर फोर्स कांस्टेंट रखना है तो डिस्टेंस बढ़ाइए मोमेंट बढ़ जाएगा, है ना। या फिर दूसरे शब्दों में अगर 10 न्यूटन मीटर चाहिए तो फोर्स को घटा दीजिए 3.33, मतलब जो फोर्स है वो कम लगेगा। देख सकते हैं यहाँ 5 न्यूटन मीटर, अब यहाँ 10 के लिए क्या करेंगे 3.33 करेंगे, तो घट गया फोर्स ना, 5 न्यूटन का पहले लग रहा था 3.33, क्यों, क्योंकि हमने हैंडल दरवाजे का दूर लगा दिया है कब्जे से, हिंज पॉइंट से। ठीक है बच्चों,
चलिए, तो ये रहा आपका मोमेंट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अगली हेडिंग है कि टाइप ऑफ मोमेंट एंड साइन कन्वेंशन क्या है, आघूर्ण के प्रकार और चिन्ह परिपाटी क्या है। तो मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, मान लीजिए बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इस बॉडी को अगर मैं इस पॉइंट ए से कोई बल लगा रहा हूँ तो बल और ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, मतलब ओ क्या है इसका, ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, रोटेशनल पॉइंट ओ है, ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये फोर्स क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज में, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, तो इस ए पॉइंट से एफ लग रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो मूवमेंट होगा इसको आप एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, हालांकि लिखा हुआ है। तो जो टाइप्स है, तो साइन कन्वेंशन है, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है बच्चों, आप मान सकते हैं कुछ भी। और हम मान लीजिए पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट पे हम पॉइंट ए से फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा इस ओ पॉइंट के अबाउट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हम लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ऋणात्मक लेंगे। अब हम रिवर्स भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं यही लूँगा। क्लासिफिकेशन क्या है मोमेंट्स के, मोमेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं बच्चों, तो देखिए मोमेंट्स बच्चों 3 तरह के हो सकते हैं। आघूर्ण का वर्गीकरण देखें तो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला टर्निंग मोमेंट है ना, दूसरा बेंडिंग मोमेंट, और तीसरा ट्विस्टिंग मोमेंट। तो बच्चों टर्निंग मोमेंट को बर्तन आघूर्ण भी कहते हैं, घुमाऊ घूर्ण भी कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट नमन घूर्ण, और ट्विस्टिंग मोमेंट ऐठन या मरोड़ आघूर्ण। तो तीनों समझ लेते हैं। चलिए मैं समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे लेक्चर्स में। शांति से बैठिए, मतलब देखिए और समझते रहिए। क्लासेस में बैठने की, बोलने की आदत हो गई है, तो आप समझ ही सकते हैं हम लेक्चरर्स की समस्या। बच्चे रहते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग रहती है। अब इसमें क्या है, जितना ध्यान में आता है वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ भी छोड़े ना। चलिए टर्निंग मोमेंट, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो मैं हालांकि अगले वीडियोस में हमेशा कवर करता रहा, कभी न ध्यान आता है तो बताता रहता हूँ। वैसे 99% मैं चाहता हूँ या कोशिश करता हूँ छूटे ना कुछ भी। टर्निंग मोमेंट, ठीक है, घुमाऊ घूर देखते हैं। When the body is free to rotate, जब वस्तु स्वतंत्र या पिंड स्वतंत्र गति करने, घूमने के लिए स्वतंत्र हो, एट इट सपोर्ट, अपने सपोर्ट्स पर, टेक पर, और पिवट, सपोर्ट्स या पिवट, ठीक है ना, जिस पिवट क्या है, जिस बिंदु के अबाउट वो घूम रहा है वही पॉइंट है पिवटेड पॉइंट। देन मोमेंट जनरेटेड बाय द फोर्स इज कॉल्ड टर्निंग। तो बल द्वारा उत्पन्न किया गया घुमाऊ आघूर्ण को ही हम आघूर्ण कहते हैं, है ना। मतलब क्या है, मान लीजिए हम एक स्केच हम रखें, ये हमारा पिवटेड पॉइंट हमने मान लिए, पिवट कर दिया इसको, इस पॉइंट के अबाउट ये फ्री है रोटेट करने के लिए। व्हेन द बॉडी इज फ्री टू रोटेट एट इट सपोर्ट, ये सपोर्ट है या पिवटेड पॉइंट है, इसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए स्वतंत्र है ना। और मान लीजिए हमने कोई फोर्स दिया, मान लीजिए ये फोर्स दे रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको, ये फोर्स इसको घुमा रहा है ना। तो हालांकि पूरा रोटेशन होगा, मान लीजिए ये फोर्स इसको, ये फोर्स इसको घुमा रहा है। तो किसी एक पॉइंट, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, जस्ट अ मोमेंट, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, और इस पॉइंट के अबाउट जो फोर्स है ये हमारा पिवटेड पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट फोर्स रोटेट कराने के लिए उस पिंड को स्वतंत्र है, या पिंड फोर्स लगाने पे उस किसी एक बिंदु के परितः गति करने के लिए, घूमने के लिए, टर्न करने के लिए स्वतंत्र है, उसी को हम टर्निंग मोमेंट यानी घुमाव घूर्ण कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो इसकी हिंदी होती है नमन आघूर्ण। तो बच्चों बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, मैं समझा दूँ। एक्चुअली मैं बहुत तेज़ से बोल रहा हूँ, क्लासेस में बोलने की आदत है, ठीक है, कोशिश करते हैं स्लो बोलने। बेंडिंग मोमेंट क्या है, सबकी यूनिट बच्चों न्यूटन मीटर होगी। मोमेंट न्यूटन मीटर, तो सब मोमेंट है, सब न्यूटन मीटर होगी। अच्छा बेंडिंग मोमेंट क्या, मान लीजिए कोई एक साइड फिक्स है किसी बीम का सिरा, और दूसरी साइड सिंपल सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है। तो अगर फोर्स हम मिड पे लगाएं तो क्या होगा, फोर्स अगर आप मिड पे लगाएंगे तो क्या होगा, बीम कुछ इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगी। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है,
बीम कोशिश करेगी बेंड करने के लिए, है ना। तो जैसे फोर्स लगाएंगे बीम बेंड हो जाएगी। तो क्या है बेंडिंग मोमेंट? अ बेंडिंग मोमेंट इज द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट इज अप्लाइड टू द एलिमेंट कॉजिंग द एलिमेंट टू बेंड। मतलब क्या है कि जब छड़ के एक सिरे पर या आलम्ब पर या टेक पर को फिक्स कर देते हैं और दूसरे सिरे पर बल लगाते हैं, तो बल के कारण छड़ घूम नहीं पाता है। ये छड़ जो है घूम ऐसे घूम नहीं पाएगा ऐसे, लेकिन क्या होगा बेंड हो जाएगा। स्केल से समझाते हैं। देखिए ये रहा आपका पेज, इधर उधर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए मान लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा स्केल है, इसको हमने 200 फोर्स पे रख दिया। अब हम इस पे लोड लगा रहे हैं, तो लोड लगाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा ज़्यादा बेंड करूँगा तो। अब देख रहे हैं ये बेंड हो जा रहा है ना। तो वही कह रहा है कि जब छड़ के एक सिरे पर फिक्स कर दें या टेक कर दें या आलम कर दें, तो दूसरे सिरे पर बल लगाएं तो बल क्या होगी, बल के कारण छड़ घूम नहीं पाती परंतु बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। इस झुकने वाले आघूर्ण को ही क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं ना। तो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन आपको मॉस पढ़ाऊंगा। फिलहाल अब बात आ गई है तो बता दूं। हाँ हाँ, अगर किस्मत रही आप लोग की अच्छी तो मॉस में ही पढ़ाऊंगा। मान लीजिए अगर बेंडिंग मोमेंट एक या तो ऐसे बल बीच में बल लगेगा तो ऐसे घूम जाएगा, तो इसको हम कहेंगे सैगिंग। और सैगिंग मान लीजिए ये सिंबल है ना, तो सैगिंग को लेंगे क्या, पॉजिटिव। मतलब ऐसे हो रहा है तो इसको कहते हैं सैगिंग, ऐसे GGING, इसको लेते हैं पॉजिटिव, ठीक। और दूसरे शब्दों में अगर मान लीजिए ये अगर ट्रांसवर्स लोड डाउनवर्ड से अपवर्ड लग रहा है तो या तो ऐसे मुड़ सकता है बीम, तो ऐसे मुड़ जाएगा तो इसको कहेंगे हॉगिंग, HOGGING। और इसको मानते हैं बच्चों नेगेटिव। तरीका समझाऊं, सैगिंग ऐसे मुड़ रहा है तो सैगिंग मतलब मुस्कुरा रहा है तो पॉजिटिव। अभी मत जानिए, मौसम में पढ़िएगा तब जानिएगा। फिलहाल मैंने दो आपको बता दिए, एक ये और एक ये, ठीक है। चलो अच्छा, अब आता है ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट को मरोड़ घूड़ भी कहते हैं, है ना, या ऐठन आघूड़ भी कहते हैं। घूड़ या आघूड़ बराबर है बच्चों, है ना। तो मोमेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क क्या है, टॉर्सनल मोमेंट क्या है। तो डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे। तो ट्विस्टिंग मोमेंट कहूँ, टॉर्क कहूँ, टॉर्सन मोमेंट कहूँ, बात एक ही है। आघूड़ कहूँ, मरोड़ घूड़ कहूँ, या फिर ऐठन घूड़ कहूँ, या फिर आघूड़ कहूँ, घूड़ कहूँ, सब बराबर है। ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है मैं समझाता हूँ। इफ द एंड ऑफ अ बीम आर हेल्ड, मान लीजिए कोई एक बीम है जिसका एक सिरा मैंने पकड़ लिया, एंड वन एंड इज ट्विस्टेड, अनदर करना चाहिए था, एंड अनदर एंड इज ट्विस्टेड, और दूसरा सिरा हम घुमाएं, ट्विस्ट करें, ऐठें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्ती या दक्षिणावर्ती, then this beam is called twisting moment, या this beam will be in twisting, that torsion या that moment is called twisting moment, और torsion moment और torque। देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। हालांकि मेरे पास ये स्केल है, आप समझ सकते हैं। देखिए हालांकि मीडियम साइज नहीं है। चलिए मान लीजिए एक सिरा हमने फिक्स कर दिया है, जस्ट अ मोमेंट। मान लीजिए हमने इसका एक सिरा फिक्स कर दिया है, तो मान लीजिए नीचे का सिरा हमने फिक्स कर दिया है ना बच्चों, देखिए फिक्स है। अब मान लीजिए इसमें हम क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएं या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएं, तो नीचे का सिरा तो फिक्स है, बॉटम सिरा तो फिक्स है। अब ये क्या हो सकता है, मुड़ सकती है, देख सकते हैं, ट्विस्ट हो सकता है। तो इसी ट्विस्टिंग को, जब एक सिरा फिक्स है और दूसरे सिरा क्या कर रहा है, दूसरा सिरा इसको मरोड़ रहा है दूसरे सिरे को, तो ये बीम ट्विस्टिंग में होगी, मरोड़ में होगी। और इसी के आघूड़ को, इसी मरोड़ आघूड़ को ही, इसी को ट्विस्टिंग मोमेंट कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, टॉर्शन कहते हैं ना बच्चों। चलिए छोटा स्केल नहीं था समझाने के लिए, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप मस्त पढ़ते रहिए। देखिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि मैं सब वीडियो एक ही दिन पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी ये रियलाइज़ करते हैं कि एक दिन में चीज़ें नहीं हो पाती हैं।
आप एक एक पढ़ते रहिए, आराम से मस्त रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हमने सारी चीज़ें हिंदी में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर दी हैं और इंग्लिश में लिख दिया है ताकि इंग्लिश के बच्चे लिख लें, हिंदी के बच्चे सुन के वीडियो को पॉज करके लिख लें। तो मैं भानु प्रताप सिंह, लेक्चरर इन महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक, आज इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। बाकी का सिलेबस अगले वीडियोस पे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।